क्लास शुरू होता है। हमने पिछले क्लास में लास्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 3.5 का 4 बताया, 3.5 का 4 बताया। ठीक है, सब लोग टाइम पर आए तो ज्यादा बेहतर होगा, सब लोगों से कहते। अब वेरी सिंपल ध्यान देना। पिछले क्लास में हमने ये न्यूमेरिकल बताया 3.5 का 4, ब्रोमीन नेगेटिव 0.01 MBr, सॉल्ट ब्रिज H प्लस गिब्स। Br का पोटेंशियल दे रखा है, मुझे सेल का पोटेंशियल चाहिए। Br का पोटेंशियल दे रखा है, मुझे सेल का पोटेंशियल चाहिए। फॉर्मूला मुझे पता है, फॉर 2 इलेक्ट्रोलाइट E नॉट सेल माइनस दिस इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले इनका रिएक्शन लिखेंगे, Br नेगेटिव से Br2 और H प्लस से H2। H प्लस से H2 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, Br नेगेटिव से Br2 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, इसलिए ये एनोड, ये कैथोड। तो E नॉट सेल E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड का पोटेंशियल 0 हाइड्रोजन का होता है, एनोड का पोटेंशियल दे रखा है, एनोड का पोटेंशियल दे रखा है। कोई दिक्कत? तो E नॉट सेल निकल गया। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास कौन है? Br2H2, जिसका कंसंट्रेशन यूनिटी होगा। रिएक्टेंट में ये है Br नेगेटिव के पावर 2, इसके पावर 2, H प्लस का पावर 2। सॉल्व करेंगे, ये आएगा। ये हमने लास्ट क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल। कोई दिक्कत? आज के क्लास में केवल थ्योरी है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कुछ रिएक्शन और मोस्टली थ्योरी, क्योंकि आपका मेन टॉपिक सारा खत्म हो चुका। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि थ्योरी ध्यान देना। आज का क्लास शुरू होता है। अब टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन का सिंपल मतलब होता है जंग लगना। किसी भी मेटल को कहीं भी मॉइस्चर के प्रेजेंस में छोड़ दो, किसी भी मेटल को कहीं भी मॉइस्चर के प्रेजेंस में छोड़ दो, मॉइस्चर के प्रेजेंस में मॉइस्चर के प्रेजेंस में इसके सरफेस पर ऑक्साइड बन जाएगा। कोई भी मेटल मॉइस्चर के प्रेजेंस में छोड़ देंगे तो इसके सरफेस पर ऑक्साइड बन जाएगा, उसी को कोरोजन कहते हैं। आयरन के केस में इसे रस्टिंग कहते हैं। तो जब रस्ट होता है तो इसका सरफेस टूटने लगता है, बिखरने लगता है, जिसे वियरिंग एंड टियरिंग कहते हैं, जिसे वियरिंग एंड टियरिंग कहते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट क्या मिला मुझे कि फॉर्मेशन ऑफ, आयरन के केस में स्पेशल नाम क्यों है? ये तो बस सिर्फ नाम दिया गया है, रस्ट, कोई खास कारण नहीं। कोरोजन पूरे प्रोसेस को, आयरन को रस्ट कहते हैं ब्राउनिश कलर की वजह से, और कुछ नहीं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड on the surface of metal in presence of moisture,
ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच मेटल का टूटना बिखरना, जिसे हम वियरिंग एंड टीयरिंग कहते हैं। वियरिंग एंड टीयरिंग टेक्स प्लेस, वियरिंग एंड टीयरिंग टेक्स प्लेस। तो किसी भी मेटल के सरफेस पर ऑक्साइड का बनना कोरोजन कहलाता है। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं इट इज अ मेटेलिक ऑक्साइड। सिंपल वे में हम कह सकते हैं इट इज अ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल के सरफेस पर ऑक्साइड का बनना मॉइस्चर के प्रेजेंस में, जिसकी वजह से टूट टूट कर बिखरना, वियरिंग एंड टेयरिंग, कोरोजन कहलाता है। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, tarnishing of silver, tarnishing of silver, formation of green color on the surface of copper and bronze, all are corrosion, all are corrosion। होता कैसे है और क्यों? होता कैसे है और क्यों? मैकेनिज्म, ध्यान से देखना, प्रॉपर मैकेनिज्म जल्दी नहीं देखने को मिलता। आपने आयरन को, ये आयरन का रॉड है, कहीं भी छोड़ दिया तो आयरन मॉइस्चर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। आयरन मॉइस्चर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। उस इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस पर हाइड्रोजन आयन हवा से आता है, एयर में हाइड्रोजन आयन, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके उसी आयरन के सरफेस पर वाटर प्रोड्यूस करता है। वियरिंग टीयरिंग का मतलब टूट कर बिखरना, उसके सरफेस पर ये होता है। जरा बैलेंस कर ले, ध्यान देना। O2 है, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 प्लस तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी 4, तो ये 2, तो ये 2। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ऑक्सीडेशन। जिस जगह पर ये पार्ट होगा वो एनोड कहलाएगा। इसने गेन किया ये रिडक्शन, इसलिए ये जहां होगा कैथोड। इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन को भी, कोरोजन को भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। जहां रेडॉक्स रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो, वो बिहेव एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सिंपल वे में बैलेंस क्या हुआ, 2Fe प्लस 4H प्लस और प्लस O2 गिव्स 2Fe2 प्लस और प्लस 2H2। ये जो मिला ये वापस फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट हो, फिर से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट हो, यानी कि 2Fe2 प्लस प्लस 2H2O एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ये फिर रिएक्ट, तो मुझे क्या मिला, Fe2O3 और प्लस 4H पॉजिटिव। यही हमारा प्रॉपर वे में रस्ट कहलाता है, लेकिन ये एक्चुअली में हाइड्रेट फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब Fe2O3 प्लस XH2O, जो भी वाटर मॉलिक्यूल मॉइस्चर वहां होगा, दोनों के कंबाइंड फॉर्म में Fe2O3 डॉट XH2O। दिस इज द रस्टिंग ऑफ आयरन रस्ट। सर पूरी बात तो ध्यान से समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, चिंता की विषय नहीं, हमें पता। ध्यान देना, हवा में, सारे लोग ध्यान से सुनो, हवा में वाटर वेपर है, CO2 है, यही दोनों तो है। ऑक्सीजन तो आज के डेज में थोड़ा बहुत है, नहीं तो खत्म।
हवा में ये दोनों है, ये दोनों मिलकर अक्सर एयर में कार्बोनिक एसिड बनता रहता है, ऑलवेज एयर में। और ये H2CO3 जहां जरूरत हो वहां हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देता। जैसे ही तुमने आयरन को कहीं रखा मॉइस्चर के प्रेजेंस में, आयरन इनकी वजह से आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस करता, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को ये कैच करने को तैयार है। एयर में ये ऑलवेज है, एयर में ये ऑलवेज है। इनकी वजह से आयरन को जैसे ही मॉइस्चर में रखते हैं, आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस करता, और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन एयर में जो ऑक्सीजन है उनसे मिलकर वाटर बनाता है उसी आयरन के सरफेस पर। तो ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, दोनों का सम ये बन तो गया, लेकिन ये बोलता है कि हमने तुम्हें जो H+ दिया वो मुझे वापस कर। ये बन तो गया, लेकिन ये कहता है कि हमने तुम्हें जो H+ दिया वो मुझे वापस कर। इसे H+ वापस करने की वजह से ये आपस में फिर रिएक्ट होते, और जो भी जितना H+ यूज करता है उतना वापस कर देता। इसी चक्कर में रस्टिंग होता, इसी वजह से ऑक्साइड बनता है, इसी वजह से रस्टिंग होता। तो ये हमारा प्रॉपर वे है रस्टिंग का। क्या उम्मीद करें अब समझ आया? किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह देना, किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह देना कि सर मुझे नहीं समझ आया। तेजी से एक बार, तेजी से एक बार। ये दोनों मिलकर H2CO3, ये दोनों मिलकर H2CO3 हमेशा बनाता है हवा में, और ये हाइड्रोजन जनरेट करता है। इसकी वजह से ध्यान देना, इसकी वजह से आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाता है। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ओवरऑल ये, लेकिन इन्हें ये यूज किया हुआ हाइड्रोजन वापस करना होता है, इसलिए फिर से ये आपस में रिएक्ट होते हैं और यूज किया हुआ हाइड्रोजन वापस करते हैं। इसके लिए, इसकी वजह से ये ऑक्साइड बनता है। लेकिन ये ऑक्साइड मॉइस्चर के फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है तो यही चीज, लेकिन मॉइस्चर की वजह से ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, और इसी को हम रस्ट कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे चले। इन्हें रोका कैसे जाए? प्रिवेंशन। रोका कैसे जाए प्रिवेंशन? तो प्रिवेंशन के 3 तरीका। एक बैरियर प्रोटेक्शन, एक बैरियर प्रोटेक्शन यानी कि बाधाएं, यानी मॉइस्चर और मेटल के बीच में कोई एक लेयर आ जाए। कैसा लेयर आएगा? बिल्कुल सही, जैसे पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग एक्सेट्रा। दैट इज बैरियर प्रोटेक्शन। यानी मेटल के सरफेस पर पेंट कर दिए, ऑयल लगा दिए, ग्रीस लगा दिए एक्सेट्रा, ठीक है, या फिर बिस्फेनॉल लगा दिए, ये भी एक केमिकल होता है पर लेयरिंग कर देना, इसे बैरियर प्रोटेक्शन बोलते हैं। दूसरा सैक्रिफिशियल। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब एक मेटल को बचाने के लिए दूसरे मेटल को बेकार करना, यानी एक मेटल का सैक्रिफाइस करेंगे तो दूसरा मेटल बचेगा। दैट इज सैक्रिफिशियल।
एग्जाम्पल गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन सीधी सी बात है, आयरन को बचाने के लिए जिंक का लेयर लगाते हैं, लेकिन हमारा जिंक तो बेकार गया। आयरन तो बच गया, जिंक तो हम बेकार कर रहे हैं, यानी जिंक का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तब जाकर आयरन बच रहा, इसलिए इसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। और तीसरा है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ सैक्रिफिशियल। ये भी इसी का पार्ट है, यूं कह सकते, सिर्फ अलग नाम देते हैं। क्यों? यहाँ भी मेटल को बचाने के लिए किसी अनदर मेटल को मतलब कि बेकार करते हैं, खत्म करते हैं। ऐसा कैसे? मान लो यहाँ से गाजियाबाद तक मुझे पानी का पाइपलाइन जमीन के अंदर से लेके जाना है, आयरन का पाइपलाइन यहाँ से गाजियाबाद तक। जमीन के अंदर आयरन का पाइपलाइन सड़ जाएगा, मतलब रस्ट हो जाएगा। इसे बचाना है, किसी एक जगह मोर रिएक्टिव मेटल को अटैच कर देते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल अटैच होने का मतलब ये आयरन अब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, यानी आयरन बच गया, Mg बेकार हो जाएगा, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। एक पाइपलाइन को बार बार बदलना मुश्किल है, किसी एक जगह से एक मैग्नीशियम के ब्लॉक को समय समय पे रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन आयरन को बचाने के लिए मैग्नीशियम, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन बट ऑल्सो नोन एज सैक्रिफिशियल। ये आयरन जो यहाँ पर एनोड का काम कर रहा है, ये प्रोटेक्ट हो गया, इसलिए हम इसे कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन, यानी कैथोड की तरह बिहेव करवाते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन। कोई दिक्कत? जिन्हें है तुरंत करना। बिल्कुल बिल्कुल, एक जगह लगा दो, पूरा बच जाएगा। आप यहाँ से स्विच ऑन करो तो मेरठ में बल्ब जल जाएगा। आप यहाँ पे स्विच ऑन करो तो मेरठ में बल्ब जल जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रस्टिंग का पहला स्टेप है, रस्टिंग का पहला स्टेप है आयरन लॉस करेगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं किया, इसने लॉस किया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो पूरे में हो रहा, तो जब ये लॉस करेगा तो इसमें रस्टिंग होगा कैसे? कोई दिक्कत? आगे चले या यहीं पे लिख देते हैं? किस तरीके से हम रस्टिंग को इंक्रीज कर सकते हैं? कोरोजन कैन बी इनहेंस्ड, कोरोजन कैन बी इनहेंस्ड, कोरोजन को और तेजी से आसानी से कैसे लाया जाए, ये तो रोका जाए, ये बढ़ाया जाए, तो वेरी सिंपल, मॉइस्चर का होना जरूरी है। ठीक, सरफेस पर कटिंग वगैरह हो, स्क्रैचिंग हो, बेंडिंग हो, तो वहां पर मॉइस्चर आसानी से एब्जॉर्ब होता है। स्क्रैचिंग एंड बेंडिंग ऑन मेटल सरफेस, ऑन द मेटल सरफेस, और एक खास पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट होना। अलग से भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन इंक्रीजेज इन एक्वस NaCl सॉल्यूशन, यानी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? इलेक्ट्रोलाइट आयन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाता है, इसकी वजह से कोरोजन फास्ट हो जाता है। तो याद क्या रखना है कि इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस आयन, आयंस प्रोड्यूस करता है,
due to which electrical conductance increases, hence corrosion become fast. कोई दिक्कत? इन पे भी क्वेश्चन और ये तो मैकेनिज्म पूछ सकते। तो ये था टॉपिक आपका कोरोजन का। उम्मीद करते हैं आपको समझ आए। ये था टॉपिक कोरोजन का। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह दो सर नहीं समझ आया। आगे चलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सेल। ध्यान से, हमने कहा थ्योरी है सर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बाबू आप हाँ एक बार फिर से बता रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो आयन प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोलाइट आयन प्रोड्यूस करेगा। आयन प्रोड्यूस करने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना आसान होगा। कोई भी मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कोई दिक्कत? और आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कोरोजन बढ़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सेल। ध्यान देना, कहीं कोई परेशानी हो साफ कहना। टाइप ऑफ सेल एक एक करके पढ़ेंगे, पहले तीनों समझिए शॉर्ट में। सेल तीन तरह के होते हैं, एक हमारा प्राइमरी, दूसरा हमारा सेकेंडरी, तो तीसरा क्या होगा? टर्शियरी नहीं, फ्यूल सेल। हमें पता था आप लोग यही बोलोगे। एक प्राइमरी सेल, एक सेकेंडरी सेल, एक फ्यूल सेल। ये है आपके घर में दीवाल घड़ी जो है उसका बैटरी सेल, रिमोट का सेल। एक बार यूज्ड हो जाए तो फेंकना पड़े। ये है हमारा मोबाइल का बैटरी, इन्वर्टर का बैटरी। एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट से चार्ज करके दोबारा रीयूज कर लेते। इन दोनों में बैटरी होता है, इस वजह से इलेक्ट्रोड होता है, इसलिए दोनों सेल को बैटरी भी कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रोड होता है, इसलिए दोनों को। एक बार फिर से, जो सेल एक बार यूज्ड होने के बाद यानी डिस्चार्ज होने के बाद फेंक दिया जाए, दोबारा यूज ना हो सके, यानी 10-12 रुपये वाला छोटा पेंसिल सेल एक बार यूज्ड होने के बाद दोबारा यूज ना हो सके, फेंक दिया जाए, प्राइमरी। जो सेल एक बार यूज्ड होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसे चार्ज करके फिर से यूज कर लिया जाए, वो सेकेंडरी। कोई दिक्कत? फ्यूल सेल एक ऐसा सेल जिसमें कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन, जैसे मीथेन, जैसे मिथेनॉल, इनके कंबसन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, दैट इज फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल इनसे अलग। तो हम एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं, लिखते भी जाएंगे ये सेल है क्या, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन क्या है, ये सारी बात। तो सबसे पहले प्राइमरी सेल। जब हम बोलेंगे कि कुछ पूछना है तब पूछना, वैसे नहीं तो शुरू होने से पहले सब लोग प्रॉब्लम पूछने लग जाते हैं।
पहले सुने, समझे, फिर प्रॉब्लम पूछे। प्राइमरी सेल हमने अभी अभी समझाया क्या, कि सेल इन विच once the redox reaction completed, it becomes dead and cannot be reused. दोबारा हम यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, ड्राई सेल, जिसे लिक्लांचे सेल भी कहते हैं, लिक्लांचे सेल भी कहते हैं, मरकरी सेल। अब ये ड्राई सेल कैसा है? ये ड्राई सेल ही वो सेल है जो आप घर में बैटरी यूज करते हैं। बीच में एक इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ टिप बना होता है, एक वायर आप यहाँ यूज करते हो और एक वायर कंटेनर में यूज करते हो यहाँ, और यहाँ बल्ब आपका जल जाता है। दैट इज ड्राई सेल। ठीक, केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में पूछता है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन इनके क्या क्या है? तो ड्राई सेल में है MnO2, NH4Cl एंड ZnCl। ठीक, इसके अंदर में ये जिंक का कंटेनर होता है। तो जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड एंड ग्रेफाइट रॉड, यानी कार्बन रॉड, ग्रेफाइट रॉड एक्ट एज कैथोड। तो इनमें रिएक्शन कैसे होता है? तो एनोड पर सबसे पहले जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इस इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन, इसके ऊपर में होता क्या है, MnO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड आयन के फॉर्म में, उस इलेक्ट्रॉन को लेकर MOOH प्लस NH3 बनाता। तो इनके अंदर में ये रिएक्शन होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन भी पूछ सकता है, ये रिएक्शन भी पूछ सकता है। कोई दिक्कत है? पहले मुझे दिक्कत, सर आपने ये लिखा, इसका यूज दिखा, जिंक कंटेनर है वो भी यूज दिखा, कार्बन इलेक्ट्रोड है, ये सारा रिएक्शन इसके ऊपर हुआ, आपने इसे क्यों लिया? आपने इसे क्यों लिया? तो ये एक्चुअली में लेते नहीं है, ये एक्चुअली में जिंक और ये क्लोरीन से बनता रहता है। तो बनता है तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? ZnCl2 का अलग से क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड? इस रिएक्शन में अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा, इतना हाई प्रेशर जनरेट करेगा कि ये सेल को फोड़ देगा। अगर अमोनिया को रोका न जाए तो ये जैसे जैसे काम करेगा, कुछ ही पल में ये सेल फट जाएगा। सेल को फटने से रोकने के लिए, अच्छा Mn छूट गया, हाँ सॉरी, MnO, Mn ही है, MnOOH सही है उज्ज्वल। तो MnOOH वो जल्दीबाजी में छूट जाता। तो जिंक क्लोराइड का मेन फंक्शन क्या है? तो जिंक क्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसके प्रेशर को रिड्यूस करता है अमोनिया को यूज करके, ताकि बैटरी फटने से रुक जाए, ताकि बैटरी फटने से रुक जाए।
कोई दिक्कत। फिर इन्हीं में एक क्वेश्चन पूछता है कि मरकरी सेल, क्लोरीन कहाँ गया? अरे क्लोरीन यही है, हमने आयोनिक फॉर्म में लिखा, इसे तुम ऐसे लिख दो। जब भी कोई रिएक्शन लिखा जाता है आयोनिक फॉर्म में तो उसके लिए घबराते नहीं, लिखते ऐसे, ठीक है। तो आयोनिक फॉर्म को, रिएक्शन को, अब जब भी आप KMnO4 लिखते हो तो KMnO4 का रिएक्शन में हम हमेशा MnO4 माइनस लेते हैं। अब उस समय बोलोगे सर K कहाँ है? तो जब भी आप रिएक्शन लिखते हो आयोनिक फॉर्म में मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उस समय हम साइड वाले को नहीं ढूंढते, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा मरकरी से, मरकरी से, मरकरी जैसे कि आप टॉर्च, टॉर्च में आज आपने बैटरी डाला, ऑन किया, पूरी रोशनी दे रही है। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो रोशनी कम पड़ जाती है, फिर धीरे 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 करके वो रोशनी खत्म होती है, यानी मर मर के जाती है। लेकिन जहां मरकरी सेल होगा वहां जब तक रहेगा फुल रोशनी के साथ, फुल वोल्टेज के साथ, फुल रोशनी के साथ, फुल वोल्टेज के साथ, और अचानक जीरो हो तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई मरकरी सेल गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। क्योंकि मरकरी सेल के ओवरऑल रिएक्शन में आयंस नहीं होते, और जब आयंस होगा ही नहीं तो उनके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा तो फिर वो धीरे धीरे नहीं खत्म होगा, एट ए टाइम जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन याद रखना पड़ता है कि मरकरी सेल गिव्स, एक सेकेंड, गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ, थ्रू आउट इट्स लाइफ, जब तक वो जिंदा, मतलब कि बैटरी रहता है, जिंदा रहने का मतलब, बिकॉज overall reaction, overall reaction does not involve, does not involve any ions in reaction, in solution, reaction नहीं, in solution, whose concentration में changes। एनोड और कैथोड पर आयंस होते हैं लेकिन वो कैंसिल हो जाते हैं, तो ओवरऑल जिंक एमलगम इसे कहते हैं, जिंक एमलगम प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। ओवरऑल रिएक्शन में आयंस नहीं होने के कारण ऐसा होता है। तो हमने अभी सिर्फ प्राइमरी सेल पढ़ा, 2Hg, अभी हमने बैलेंस नहीं किया बालक, और यहाँ 2Hg नहीं है, ये जिंक है, जिंक एमलगम है, यहाँ Hg ही रहेगा। मरकरी से फिर से, एक सेकेंड, क्या किसी को कुछ पूछना है? अब बोलो। हमारा पहला टॉपिक प्राइमरी, प्राइमरी सेल का सिंपल मतलब एक ऐसा सेल, प्राइमरी सेल का सिंपल मतलब एक ऐसा सेल जिसमें एक बार रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो वो सेल खत्म हो जाता है, हम उसे दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। जैसे ड्राई सेल मरकरी से, घड़ी में लगने वाली वॉच के अंदर, और ये आपका दीवार का घड़ी, ये कलाई का घड़ी, यानी बटन सेल जिसे बोलते हो, मरकरी सेल बटन सेल होता है ना, ये यू, दैट इज मरकरी सेल, ये ड्राई सेल। अब दोनों सेल के अंदर कुछ न कुछ कंडीशन पूछे जाते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, एनोड कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है,
कौन एनोड है कौन कैथोड है। और इस रिएक्शन में ZnCl2 का फंक्शन क्या, अलग से ये क्वेश्चन पूछते। तो ZnCl2 जो अमोनिया फॉर्म होता है, ब्लर आ रहा है, पिक्चर कैसा आ रहा है? नहीं, मैं सब लोग तो ब्लर है, कुछ लोग बोल रहे हैं ब्लर है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं। चलो अभी हम ठीक करते हैं, थोड़ा सा ये देख लें। अभी सही हो गया, चलिए अच्छी बात है, हाथ ऐसे करते ही सही हो गया। चलिए तो एक दो बार और हाथ कर दे रहे हैं, अब ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ ठीक, बस 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 यहाँ। तो जिंक जिंक क्लोराइड का मेन फंक्शन है अमोनिया से रिएक्ट होकर कॉम्प्लेक्स बना देना, ताकि अमोनिया की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा और बैटरी फटने से बच जाएगी। फिर आते हैं मरकरी सेल में। मरकरी सेल में भी वही चीज, केमिकल कॉम्पोजिशन। और ये इनमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मरकरी सेल जब तक रहता है, जब तक वर्किंग कंडीशन में रहता है, फुल वोल्टेज देता है और वो धीरे धीरे रोशनी कम नहीं होती है, वो एट ए टाइम जीरो हो जाता है। क्योंकि मरकरी सेल के ओवरऑल रिएक्शन में आयन नहीं होता और बिना आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे चेंज नहीं होता, वो एट ए टाइम जीरो हो जाता है। तो mercury cell gives constant voltage because overall reaction does not involve any ion in solution, whose concentration may changes. That is the case. आगे चले। अब सेकेंडरी से ध्यान देना, समय भी देखना पड़ता है ना, चैप्टर आज खत्म करना है, बाद में बात करेंगे, पहले पहले खत्म करें। सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल एक ऐसा सेल जिसमें एक बार रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करके फिर से रिचार्ज कर लेते हैं, फिर से रीयूज कर लेते हैं, जैसे मोबाइल का बैटरी और जैसे इन्वर्टर का बैटरी, लिथियम बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। कोई दिक्कत? तो सिंपल वे में एक लाइन लिख रहे हैं, पहले देखना फिर पूछना। सेल विच कैन बी recharge by passing current through it in opposite direction, okay, and can be reused, और जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं उसे सेकेंडरी सेल बोलेंगे। तो एग्जाम्पल मेरे पास है, बहुत है, तो मेनली निकेल कैडमियम सेल एंड लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी तो उन्हें कहते हैं जो इन्वर्टर का बैटरी है। इनके बारे में मेनली आपसे पूछता है कि लेड स्टोरेज बैटरी का क्या केस है, कंस्ट्रक्शन कैसा। तो बैटरी अगर देखा जाए तो सिंपल वे में बैटरी बना देते हैं, ठीक है। यहाँ दो नॉब लगा होता है जो कनेक्ट होता है और नीचे में इलेक्ट्रोलाइट, एक हमारा लेड का बना होता है, एक हमारा लेड ऑक्साइड का, और अंदर में H2SO4 सॉल्यूशन। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करने से कैसे होता है,
अभी हम चलो देखते हैं, चलो देखेंगे, चिंता न करो। तो सबसे पहले ये लेड स्टोरेज बैटरी, इनके बारे में दो लाइन। तो इट कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड, लेड जो है वो एनोड का होता है, एंड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड, ठीक है, एज कैथोड। ग्रिड यानी जाली की तरह उसमें सेपरेशन दिया रहता है, उन्हीं से ये कनेक्ट रहता है एक पार्ट, ठीक है। इन विच, ये कंडीशन याद रखना पड़ता है, 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, 38% solution of H2SO4 used as electrolyte इसके अंदर, ठीक। अब जब आप बैटरी को यूज कर रहे हो तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग के समय, जब आप बैटरी को यूज कर रहे हो तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो होगा क्या, ध्यान देना। ये जो पीबी है, इसके अंदर से SO4 2 नेगेटिव को लेकर PbSO4 बनाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हुआ तो एनोड। अब ये PbO2 जो है, PbO2 इसी सल्फेट आयन और साथ में 2H इसके भी और 2H इसके भी, यानी 4H प्लस, ठीक। प्लस इलेक्ट्रॉन को यूज करके PbSO4 बनाएगा और प्लस H2 यानी कैथोड। जब आप बैटरी को यूज करते हो तो ये रिएक्शन इनके बीच में, ये रिएक्शन होता है डिस्चार्जिंग, यानी बैटरी यूज हो रहा है। क्या बोले जा रहे हो, ऐसो कोई माइनस ये प्लस नहीं, अरे भावनाओं को समझो, ध्यान इधर। तो पी ओवरऑल पीबी प्लस PbO2 प्लस 2SO4 2 माइनस, ध्यान देंगे, और प्लस 4H प्लस गिव्स PbSO4 एक और एक 2 और प्लस H2। अब जब यह डिस्चार्ज हो गया, आपने इतना यूज कर लिया कि बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई। अब डिस्चार्ज होगा, आप करंट पास कर रहे, करंट पास कर रहे हो यानी इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हो, तो यानी कि चार्जिंग। तुमने जब डिस्चार्ज किया तो बैटरी के अंदर तो सिर्फ ये है और तो कुछ नहीं, और पानी, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो बैटरी में ये आ गया। जैसे ही तुमने करंट पास किया तो ये PbSO4 उस करंट के इलेक्ट्रॉन को यूज करके वापस ये जनरेट कर देता है PbSO4, और ये जो PbSO4 है फिर वाटर के साथ जब तुम्हारे करंट वापस ये भी जनरेट हो जाता है PbO2 में और प्लस SO4 2 माइनस में, प्लस 4H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वर्क हुआ कैथोड, क्यों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ये लॉस किया ये एनोड। यानी चार्जिंग के वक्त ये होता है और डिस्चार्जिंग के वक्त ये होता है, तो सिंपल मतलब रिएक्शन को उल्टा कर दो, जो एनोड है वो कैथोड बन जाता है, जो कैथोड है वो एनोड बन जाता है। यही कहानी आपके बैटरी के अंदर होता है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह दो, लेकिन सर कभी तो खराब, अरे बालक एक सेकंड, किसी ने पूछा कभी तो खराब होगा,
तो आप क्या चाहते हो, एक बार घर में इन्वर्टर लगा दें और 5 जनरेशन तक वही यूज करें? ऐसा थोड़े ही होता है। वो धीरे धीरे सिस्टम खराब होता है। ठीक है, तो इसलिए एक समय के बाद सेकेंडरी सेल भी फेंकना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि सेकेंडरी सेल का मतलब है कि बार बार चार्ज करते, लॉस ऑफ एनर्जी में सब कुछ बेकार होता जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सेकेंडरी सेल समझ आया। किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत कहना। नहीं, सेकेंडरी बैटरी एक्सप्लोड नहीं होता है बालक। सेकेंडरी बैटरी तो तभी एक्सप्लोड होता है जब दोनों टर्मिनल टच कर जाए, अदरवाइज नहीं। तो अब हमारा आखिरी है फ्यूल सेल। ध्यान से, फ्यूल सेल एक ऐसा सेल जिसमें किसी हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन, यानी कि मेनली हाइड्रोजन, मीथेन और मीथेनॉल का कंबसन से जो एनर्जी रिलीज हो, कंबसन से जो एनर्जी रिलीज हो, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पर्पस में यूज किया जाए, दैट इज फ्यूल। तो एक लाइन लिख रहे हैं, ध्यान देना। सेल which is used to convert energy of combustion, combustion का एनर्जी of fuel like H2, CH4, CH3OH, etc. directly into electrical energy are called fuels. One of the most important fuel cell is combustion of hydrogen, जिसे हम H2 and O2 फ्यूल सेल कहते हैं। इसका सिंपल मतलब कंबसन ऑफ हाइड्रोजन, कंबसन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कंबसन करके जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करें वो बेस्ट फ्यूल सेल माना जाता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से H2O बनता है, वाटर वेपर, हाईली पॉल्यूशन फ्री इन नेचर, बिल्कुल। और थर्मल प्लांट से ये 40% मोर एफिशिएंट है, इसलिए इसे हम रॉकेट में यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉट इको फ्रेंडली प्लस एफिशिएंट, बिल्कुल। ये मेनली एस्ट्रोनॉट वगैरह जो प्लेन से ऊपर जाते हैं। नहीं बाबू, फ्यूल सेल को हम कार में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम इंडियन हैं, अमेरिकन होते तो जरूर कर लेते, क्योंकि इनके एक्सप्लोजन से इतना आए दिन यहाँ पर गाड़ियों में आग लगते हैं। एक सीएनजी की गाड़ी में आग लगती है तो गाड़ी जाती है। अगर फ्यूल सेल वाली कार में आग लग जाए तो मानकर चलो कि 20 मीटर के रेंज या 100 मीटर के रेंज में जो भी होंगे सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, अमेरिका में यूज हो जाते हैं। तो हम लोग अभी उतने मतलब क्या बोला जाए, चतुर तो है ही, लेकिन ध्यान देने वाली बात हमारे अंदर नहीं है। एडवांस भी नहीं बोलेंगे, मतलब लापरवाही बोलेंगे। हमारे अंदर लापरवाही बहुत ज्यादा है, केयरलेस। राइट, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। तो H2 and O2 ये एक परफेक्ट फ्यूल सेल है। तो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। तो H2 and O2 फ्यूल सेल अपोलो स्पेस प्रोग्राम के लिए फिट किया गया था सबसे पहले, ध्यान देना। तो इसके अंदर में हमने कहा कि हाइड्रोजन के कंबसन से जो भी निकलेगा एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल पर्पस में। इसकी फायदा और क्या है, जो लोग एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन से जो एनर्जी निकला पूरा एस्ट्रोनॉट के जो व्हीकल है उनमें यूज हुआ, और जो वाटर बना
उसे वो मिनरल के साथ मिक्स करके पीते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस में भी यूज करते हैं, यानी कि जो वेस्टेज है उसको भी वो लोग यूज कर लेते हैं। तो उस केस में होता क्या है, तो ऑक्सीजन जो है, ध्यान देना, ऑक्सीजन जो है पहले H2O के साथ इलेक्ट्रॉन के लेकर के OH बनाता है, और H2 जो है उसी OH के साथ H2O जनरेट करता है, बैलेंस नहीं किया। तो ये हमारा कैथोड और ये हमारा एनोड। तो ओवरऑल रिएक्शन में मुझे बैलेंस नहीं किए, 2H2 और प्लस O2 गिव्स 2H2। ओवरऑल रिएक्शन यही बनता है, ठीक है। और हम बातें कर चुके हैं कि मोर एफिशिएंट वगैरह ये सब कुछ। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? तो सिंपल एक हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका चैप्टर खत्म, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म होता है। सिर्फ 30 सेकंड के लिए हमारी बात सुन लो। मंडे से केमिकल काइनेटिक होगा, अभी हम बाद में बात करेंगे, हाइड्रोजन स्टोरेज बैटरी। मंडे से केमिकल काइनेटिक शुरू होगा। संडे को इनका प्रीवियस ईयर होगा, जो आप पिछले 3 क्लास से पढ़ रहे हैं, इनका प्रीवियस ईयर होगा। और अभी हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं 3.18। ध्यान देना, कुछ बात है इस वजह से। 3.18 में दो बातें हैं। पहला, हमारे पास AgNO3 का सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वजह। AgNO3 का सॉल्यूशन और 2 इलेक्ट्रोड है, दोनों ही Ag है, और तुमने यहाँ पर करंट पास किया। अब एनोड और कैथोड पर क्या होगा? तो यहाँ जब करंट पास करेंगे तो Ag टूटेगा और यहाँ से Ag ही डिपोजिट। ध्यान से, Ag टूटेगा, Ag ही डिपोजिट होगा, सॉल्यूशन भी Ag का है, दोनों इलेक्ट्रोड भी Ag का है। इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं। इम्प्योर सिल्वर लेकर प्योर सिल्वर जनरेट कर, तो इसलिए एनोड के ऊपर में सिल्वर जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और कैथोड के ऊपर में सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन को लेकर के Ag बनाता है। यानी करंट पास करने पर ये सिल्वर यहाँ से जाता है, और इसको बैलेंस करने के लिए ये सिल्वर आता है। यानी सॉल्यूशन का सिल्वर इधर और इलेक्ट्रोड का सिल्वर सॉल्यूशन में, ये यूं ट्रांसफर होते रहते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। और इसी का दूसरा पार्ट कि हमारे पास एक्वस AgNO3 है, एक्वस AgNO3 है, लेकिन इस बार प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इस बार प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और आपने करंट पास किया, आपने करंट पास किया। तो एक्वस का मतलब हमें पता है, ये H2O, ये देगा H प्लस और OH माइनस, और AgNO3 के बारे में भी पता है, ये देगा Ag प्लस और NO3 माइनस। अब सारी बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं कि Ag और H प्लस के केस में इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए Ag ही जमा होगा। तो Ag प्लस ही इलेक्ट्रॉन को लेकर Ag बनाता है। लेकिन अनायन के केस में हमने कह रखा है कि OH नेगेटिव क्लोरीन को छोड़कर हमेशा जमा होता है। तो एनोड के केस में आप OH नेगेटिव, हमने 2 केस आपको नोट्स में लिखकर बता रखा है, मर्जी आपकी कैसे भी तुम जमा करो। तो H2O प्लस O2 प्लस OH नेगेटिव। कोई दिक्कत? दिक्कत जहां हो तुरंत बोलिए, ठीक। तो हमारे तरफ से ये चैप्टर पूरा होता है। अभी 5 मिनट है, अब आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं।
जो कुछ भी पूछना है थोड़े बहुत पूछ सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, नोट्स भेजते हैं, रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं, ये सारी बातें आप ध्यान से सुनो कि आप अगर